नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम पिछली क्लास में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बाकी की जो आगे का जो टॉपिक है उसमें करेंगे। उसमें जो मेगास्थनीज जो है वो अपनी भ्रामक टिप्पणियाँ देता है कि भारत में दास नहीं थे, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है ना। तो उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है, इसमें मेगास्थनीज ये कहता है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। ठीक है। इसके अलावा एक बात और ये कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें 10 प्रकार की जो भूमि है उसका हमें उल्लेख मिलता है, जिनमें नंबर 1 पर आप लिखिएगा अदेवमात्रक। अदेवमात्रक ये इंपॉर्टेंट है। वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती थी, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती थी। ठीक है। दूसरी आप लिखिएगा देवमात्रक। देवमात्रक देवमात्रक में आप लिखिएगा सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि। सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि। नंबर 3 आप लिखिएगा कृष्ट जुती हुई भूमि। अकृष्ट इसका उल्टा हो गया, कृष्ट का उल्टा हो गया बिना जुती भूमि। 5वें में आप लिखिएगा स्थल। ऊंची भूमि। ठीक है। ये कौटिल्य 10 प्रकार की भूमि का उल्लेख करते हैं। उनमें जो कुछ भूमियां हैं उनको ये कहा जाता, हल से जो उत्पन्न किए पदार्थ को, हल से जो उत्पन्न पदार्थ को सीता कहा जाता था। ये देखो सीता वाले में मैंने एक दिन पहले भी बताया था, ये ध्यान में रख लेना। हल से जो हमें उत्पन्न किए गए पदार्थ को सीता कहा जाता था। और राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था, राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। ये दोनों एक ही जगह मैंने लिखा दिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हल से जो उत्पन्न पदार्थ है उनको सीता कहा जाता था। राजकीय जो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष है उन्हें क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष। सीता और सीताध्यक्ष। अब ये कहता है कि सब भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। अर्थशास्त्र में कहते हैं अकाल के समय जो है वो अर्थशास्त्र ये कहता है कि अकाल के समय राजा जनता की कार्य जो है वो या जनता की भलाई में लगा देता था। ठीक है। इसके अलावा एक बात और आती है कि जंगल जो थे
वो 2-3 प्रकार के थे, जिनमें नमक, खान, जंगल आदि जो व्यवसाय जिन पे राज्य का नियंत्रण रहता था, नमक, खान, इन पर राज्य का नियंत्रण था। ठीक है। इसके अलावा जंगल 2 प्रकार के थे, एक हस्तीवन और एक द्रव्यवन। जंगल जो थे वो 2 प्रकार के थे, एक हस्तीवन, एक द्रव्यवन। ये अर्थशास्त्र की जो मुख्य जो बातें थी, आर्थिक स्थिति की, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। अब कुछ प्रकार के कर हैं, उन करों में से क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन करों का उल्लेख कर लेते हैं कि इनके जो कर थे वो किस प्रकार के कर थे। सबसे पहले बात करते हैं भाग। भाग का आप लिखिएगा, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर। कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर। ये हमें किसमें मिलता है? अशोक के रुमिंदेई में मिलता है ना। नंबर 2 आप लिखिएगा, सीता राजकीय व वन्य भूमि के आय पर कर। नंबर 3 आप लिखिएगा, प्रणय कर। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना। आपातकालीन कर। नंबर 4 आप लिखिएगा, बलि। ये भी अशोक के रुमिंदेई अभिलेख में मिलता है, एक प्रकार का भूराजस्व था। वैदिक काल में 1/6 लिया जाता था, एक प्रकार का भूराजस्व है। फिर आप लिखिएगा हिरण्य। ये ध्यान में रखना है, ध्यान में तो सभी रखने हैं। नगद कर, कैश। सेतुबंध, सेतुबंध में आप लिखिएगा, राज्य की ओर सिंचाई का प्रबंधन हेतु कर। राज्य का सिंचाई, राज्य का की ओर से सिंचाई पर प्रबंध करने पर, यानी सिंचाई, इतना याद रखो, सिंचाई की व्यवस्था पर कर, सिंचाई के प्रबंध पर। ये सही है, कंफ्यूज नहीं, प्रबंध पर कर। सातवां लिखिए वृष्टि। ये मैं बता चुका हूँ, है ना। जब सुदर्शन झील बताई थी उस समय बेगार, कुछ नहीं मिलता था। ये मैं बता चुका हूँ, वृष्टि जो थी वो सुदर्शन जब झील पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि वृष्टि बेकार, यानी बिना किसी धन दिए या नगद कुछ भी दिए बिना फोकट में, फ्री में बेगार करवा ली जाती थी, उसे वृष्टि कहा जाता था। आवागमन मार्ग पर साधनों पर चारागाह पर भी कर लगाते थे। हाथीदांत व्यापार विकसित अवस्था में था। काशी दूसरा प्रमुख केंद्र था। ये प्रमुख जो कर थे, करों की हम बात कर चुके हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आयात और निर्यात कर भी लगते थे, ठीक है। हाथीदांत वगैरह जो था वो उस समय का विकसित जो था वो आपका था काशी, है ना। वर्तमान में बनारस में दे सकते हैं उसे, है ना।
मौर्य काल में हाथी दांत का व्यापार जो था वो बड़ा ही विकसित था। और इसका प्रधान केंद्र कौन सा था, अभी बताया था, कौन सा था प्रधान केंद्र? काशी। इसके अलावा 15% अर्थव्यवस्था के अनुसार जो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज जो दर थी 15% थी। ये नेट में पूछा गया है कितनी प्रतिशत थी, तो वार्षिक जो ब्याज दर जो थी वो 15% थी। इसके अलावा सर्वाधिक जो ब्याज दर जो थी समुद्र से व्यापार करने व्यापारियों पर थी। सर्वाधिक जो ब्याज दर जो थी ना समुद्री व्यापारियों के व्यापार करने पर थी, व्यापारियों पर थी। टकसाल के अधिकारियों को लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। दो नाम मिलते हैं, एक नाम और मिलता है सौवर्णिक भी कह सकते हैं, सौवर्णिक या लक्षणाध्यक्ष। ये क्या थे? ये जो थे आपके टकसाल के अधिकारियों में, टकसाल जहां पर सिक्के डाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, है ना, अधिकारी को अर्थशास्त्र में या कौटिल्य की, तो हमें पता ही है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, टकसाल के जो सौवर्णिक भी कह सकते हैं या लक्षणाध्यक्ष जो थे। और मैंने आयात और निर्यात कर भी आपको बताया था कि आयात जो है उनको प्रवेश्य कर कहा जाता था, अंडरलाइन कर लेना भी, और निर्यात को, इसको प्रवेश्य और इसको निष्क्राम्य। आयात को प्रवेश्य और निर्यात को निष्क्राम्य, निष्क्राम्य, ये दोनों ध्यान में रखना है। आयात का प्रवेश्य कर कहलाता था और निर्यात जो है निष्क्राम्य कर कहलाता था। अब सिंचित भूमि पर जो कर मिलाकर उपज का जो भाग था, सिंचित भूमि पर कुल भूमि का सिंचाई कर जो था, सिंचित भूमि पर जो था ना वो 1/2 भाग था। खूब था भी 50% कर था, 1/2 भाग था। ये यूपीएससी मेंस 2009 में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट में डाल देना भी। यूपीपीसीएस 2009 का ये क्वेश्चन था कि सिंचित कर पर कितना कर दिया जाता था, 1/2 भाग। सिंचित भूमि पर कुल भूमि कर जो सिंचाई कर लगता था। और इसी के साथ एक इसी समय एक क्वेश्चन हो रहा था, उद्योग भाग जो था वसूल किया जाने वाला कर जो था वो सिंचाई कर भी था। इस कर को उद्योग भाग, एक अन्य नाम और है इसका विद्युत भाग। उद्योग भाग और विद्युत भाग, ये सिंचित भूमि जो सिंचाई पर जो कर था वो उद्योग भाग या विद्युत भाग कहा जाता था। और ये पूछा गया है, और सिंचित भूमि पर 1/2 भाग जो था वो कर दिया जाता था। टकसाल का अधिकारी क्या कहलाता था? टकसाल का अधिकारी कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, फिर उन सिक्कों की जो जांच करने वाला था वो क्या कहलाता था? वो मैंने बताया था पहले भी, है ना, मुद्रा परीक्षण करने वाला जो अधिकारी था। ये दोनों एक साथ लिख लो, मुद्रा परीक्षण करने वाला
अधिकारी, ये रूप दर्शक कहलाता था। ये दोनों एक साथ ही कर लेना। लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल के का अधिकारी होता था वो, और फिर मुद्रा का जो परीक्षण किया जाता था, है ना, वो अधिकारी रूप दर्शक था। ठीक है। कुछ लोग जो थे वो स्वयं बनाते थे, टकसाल का कार्य करते थे, रुपए बनाते थे, उन्हें रूपिका कहा जाता था। जो व्यक्ति स्वयं अपनी मुद्रा बनाते थे उनको रूपिका कहा जाता था, लेकिन वो इस रूप दर्शक को अपने सिक्कों की या अपने जो पैसों की है वो जांच करवाता था, यानी जो स्वयं बनाते थे उनको रूपिका कहा जाता था। ठीक है। फिर एक आते हैं रज्जु ग्राहक। रज्जु ग्राहक वो होते थे जो खेती की गई खड़ी फसल का जो माप ले लेते थे कि ये फसल इतनी होगी, उस पर जो कर लिया जाता था वो रज्जु ग्राहक कहलाते थे। रज्जु ग्राहक ये कहलाते थे खड़ी फसल के माप कर के माप कर, ये कहलाते थे रज्जु ग्राहक। और बंदोबस्त पैसे करते थे इतना कर जो लगेगा, तो ये कहलाते थे रज्जु ग्राहक। ठीक है। ये थी साहब आपकी आर्थिक व्यवस्था। रज्जु ग्राहक खड़ी फसल को देखकर ये बता दिया जाता था कि साहब इस पर इतना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के। सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकालीन सिक्कों में जो सिक्के थे, कर्षापण, पण और या धरण कर्षापण का मैं पहले ही बता चुका हूं, चांदी का सिक्का था। कर्षापण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ये कर्षापण, पण और धरण। फिर है स्वर्ण निष्क। स्वर्ण भी नाम से पता चलता है, और निष्क का मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैदिक काल के समय ये गले में पहनने का एक आभूषण था। निष्क जो था वो वैदिक काल में गले में पहनने का आभूषण था जो सोने का बना हुआ था। यहाँ पर जो निष्क है वो सोने का सिक्का है। देखो कोई थोड़ा सा फर्क है। और उस समय ये व्यापार विनिमय का प्रमुख स्रोत था कि वस्तु विनिमय जो है ना, धन का ये प्रमुख कार्यों में था, तो सोने का सिक्का। इसकी और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर मासक ये तांबे का सिक्का था। ये तांबे का सिक्का था। फिर काकेनी, ये मौर्य काल का सबसे छोटा सिक्का था। ये पूछा गया है, हालांकि ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। सबसे ज्यादा ये और ये पूछा गया है। काकिनी जो था वो तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। सबसे छोटे की अगर बात आती है, ये भी तांबे का था, लेकिन सबसे छोटे की बात आती है तो काकिनी तांबे का सबसे छोटा सिक्का। ठीक है। मौर्यकालीन जो सिक्के थे वो 8 सिक्के थे। ये ध्यान में रखना है। ये क्या थे? एक बार फिर से सिक्कों के बारे में हम देख लेते हैं।
कर्षापण पण या धरण, ये चांदी का सिक्का था। कर्षापण का सर्वप्रथम उल्लेख में पाणिनि की स्टेराई में मिलता है। स्वर्ण और निष्ठ ये वैदिक काल में एक गले में पहनने का आभूषण था। इस समय ये सिक्का था, ये सोने का सिक्का था। मासठ एक तांबे का सिक्का था। काकड़ी तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। ठीक है, अब ये जो सिक्के थे ये आहत मुद्रा थी या पंचमार्क, यानी उस समय सिक्कों का कोई प्रारूप नहीं था। जैसे वर्तमान समय में अपना जो सिक्का है, एक तरफ अपने सिंह की आकृति मिलती है, अशोक के जो सिंह है चारों जो एक दूसरे की पीठ सटाए हुए बैठे, उस समय जो सिक्के थे वो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। और सबसे पहले जो सिक्के आए थे वो यही थे। सबसे पहले अगर सिक्कों की बात आती है तो आहत मुद्रा या अपने पंचमार्क, यानी किसी चीज पर पंचमार्क पर इस पर सांड, मछली, बाघ, पेड़, पक्षी या प्राकृतिक चिन्ह, ये ठप्पा मारकर इनकी जो आकृति इन पर होती थी, ये आहत मुद्रा जो जब मार्जन पर आए थे उस समय ये सिक्के आ गए थे। अभी तक सिक्कों का यही रूप चल रहा था, लेकिन सिक्के जो थे तीन धातुओं में थे। सोना जो सबसे टॉप क्वालिटी में आता है, फिर चांदी, रजत या चांदी, और तांबा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापार की। कौटिल्य बात करता है व्यापार में कि साहब जो जहाज निर्माण का व्यापार था उस पर भारत का, अपने राज्य का एकाधिकार था। हम ही बनाते थे और कोई नहीं बनाता था। तो कौटिल्य के अनुसार जहाज निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था, एकाधिकार था। कौन कहता है? कौटिल्य कहता है कि जहाज निर्माण पर कौटिल्य का अधिकार था। व्यापार जो था वो जल और थल मार्गों से होता था। ये मार्ग ज्यादा सुरक्षित थे, लुटेरे कम थे यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछेंगे आपको, ये दो ध्यान में रखना है कि व्यापार जो था वो जल और थल मार्गों से होता था। और व्यापार की जो श्रेणियां थी, संगठित थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संगठित श्रेणियां थी, ये पुलिस, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था और आपका पटवार भर्ती में पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि जो इसका मुखिया होता था व्यापारी संगठित जो थे, है ना, संगठित जो श्रेणियां थी, व्यापारिक श्रेणियां जो संगठित थी, इनका जो मुखिया होता था, श्रेणियों का जो मुखिया होता था वो श्रेष्ठ कहलाता था। मिलाने वाले क्वेश्चन में पूछा गया था राजस्थान पुलिस में ये कि क्या था? श्रेष्ठ। व्यापार की जो संगठित श्रेणियों का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? और कुल 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है। 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है। ये जातकों में मिलता है हमें, है ना, जातक जो कथाएं हैं, है ना, जातकों में हमें कितने प्रकार की? 18 प्रकार की श्रेणियों का। और व्यापारों की जो संगठित जो श्रेणियों का जो मुखिया था वो श्रेष्ठ था। अब हम बात करते हैं व्यापारी जो था वो स्ट्रेबो व कौटिल्य, ये दोनों ही कहते हैं। स्ट्रेबो भी यही बात करता है, सेम यही बात करता है स्ट्रेबो भी, कि राज्य का एकाधिकार था। तो कौटिल्य नई ऑप्शन में आकर अपना अगर स्ट्रेबो दे देते हैं तो ये भी आप मान लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम बंदरगाह जरूर थे, बंदरगाह भी थे। बंदरगाह जानते हो ना? तो पश्चिम का जो बंदरगाह जो था वो भरभूकच था।
जो वर्तमान में अपना गुजरात वाला है कांडला पोर्ट वो, और पूर्वी जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था। दोनों इंपोर्टेंट है। ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है आपका। पूर्वी जो था वो ताम्रलिप्ति था, पश्चिमी जो था वो भृगु कच्छ था, जिसे बड़ौच भी कहते हैं। और आधुनिक अगर बात करते हैं तो अपना कांडला जो पोर्ट है वो था। इसके अलावा कोटिले के अनुसार ये कहता है कि स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग का जो व्यापार था वो अच्छा था। ये मैं पहले बता दिया था। ये भी बात कोटिले कहता है कि जो जल मार्ग जो था या नदी मार्ग जो था वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि चोरी वगैरह नहीं होती थी। बंदरगाह पश्चिम का भृगुकच्छ, पूर्वी का ये। स्ट्रेबो कोटिले कहता है कि जहाज निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था और व्यापार की जो संगठित जो श्रेणियों का जो मुखिया था वो श्रेष्ठ कहलाता था। जातकों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख में मिलता है। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन, काशी, तक्षशिला, उज्जैन, काशी, तोसाली, पाटलिपुत्र, तोसाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी शहर है। ये पाकिस्तान में है वर्तमान, ये एमपी में है, ये यूपी में है, ये उड़ीसा में है तोसाली कलिंग, और ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, वर्तमान समय की बात करें तो ये आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। यहां तक समझ में आ गया होगा व्यापार में, है ना। हालांकि ये पुस्तक भी आंतरिक व्यापार अगर इनमें से कोई एक आ जाता है तो बात अलग है, और इसका तो कभी पूछा गया है। श्रेष्ठी वाला जरूर ध्यान में रखना कि भी श्रेष्ठी जो था जातकों में 18 प्रकार की कागज व्यापार जो था जल और थल से होता था। मिस्र नरेश टोलमी ने, मिस्र नरेश टोलमी ने क्या कहते हैं ये टोलमी, इसकी भी सुन लो। लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह स्थापित कराया था। लाल सागर तट पर बर्निस नामक बंदरगाह है स्थापित कराया था। ठीक है, इसके बाद में मौर्य काल में सबसे प्रधान उद्योग था ये भारत की अगर बात करते हैं तो कहीं नहीं मिलता है विश्व में, अपने यही मिलता है। काफी बार पूछा गया है कि भारत किसके लिए प्रसिद्ध था। उस समय भी यही था, पहले भी यही था, क्योंकि कपास जो थी वो अपने भारत में होती थी। भारत जैसी कपास कहीं नहीं मिलती थी, इसलिए सूती वस्त्र जो था काटने का और बुनने का, काटने और बुनने दोनों हमें कहाँ मिलते हैं, वहीं मिलते हैं अपने भारत में। वस्त्र निर्माण के लिए सरकारी कारखाने होते थे। वस्त्र निर्माण के लिए वर्तमान समय में भी होते हैं, निर्माण के लिए सरकारी कारखाने। लेकिन सूती वस्त्र जो था ये फेमस उद्योग था भारत का, हमेशा रहा है। और ये थोड़ा सा मौर्य काल का सबसे प्रधान सूत काटने और बुनने का था। ठीक है, और काशी वंग
पुंड्र और कलिंग। और कलिंग, कलिंग के बारे में हमने बात की थी। कलिंग कहाँ पर? उड़ीसा, मालवा जो थे, मालवा एमपी में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल की जो मलमल थी, मलमल जानते हो ना, एक एड भी आता है आइडिया का, आजकल आता है या तब पहले आता था ना, उसमें भी ये बताया गया है बंगाल की जो मलमल थी इतनी महीन थी कि माचिस की जो डिब्बी है, बंगाल की मलमल जो थी प्रसिद्ध थी, और माचिस की जो डिब्बी थी उससे पूरा का पूरा थान निकल जाता था। ये बंगाल की सीख मलमल थी, विश्व विख्यात थी। बंगाल की जो मलमल थी वो काफी विख्यात थी। काशी और कुंदरू जो थे, ये दोनों जो है ना, काशी और कुंदरू, यहाँ के जो रेशमी वस्त्र यहाँ पर बनते थे ना, रेशम का रुमाल, रेशमी जो वस्त्र थे ना, वो कहाँ बनते थे? काशी और कुंदरू में। बंगाल की जो मलमल थी वो विश्व विख्यात थी या प्रसिद्ध थी। अब कुछ कपड़े हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। चीनी पट, रेशमी कपड़े हैं। चीनी पट, चीन से आने वाला रेशम, हालांकि भारत वाला सबसे अच्छा था। चीन से आने वाला रेशम जो था वो कहलाता था चीनी पट। दूसरा आप लिखो क्रोतम, पेड़ के पत्तों से प्राप्त होने वाला रेशम। पेड़ के पत्तों से आने वाला जो रेशम था वो क्या कहलाता था? होने वाला रेशम या बनाए गए वस्त्र। तीसरा आप लिखिएगा दुक्कुल, चिकना और श्वेत वस्त्र। ये दुक्कुल था। फिर शौम, एक प्रकार का सूती वस्त्र है। पांचवा आप लिखिएगा कोशे, कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी। यूनानी लेखक कर्टियस अंडरलाइन में लेना। श्वेत लोहे की जो तलवार थी का उल्लेख करता है। ठीक है,
मौर्य काल में लौह उद्योग जो था, मौर्य काल में लौह उद्योग जो था विकसित था। ये आप देख लो, चीनी पट्ट जो था, चीन से आने वाला जैसे पत्थरों पेड़ के पत्तों से जो रेशम से बनाए गए जो वस्त्र थे वो बिल्कुल चिकना या श्वेत वस्त्र, क्षौम जो है वो एक प्रकार का सूती वस्त्र था। कोश से कौटिल्य को देखो दोनों में को आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगी आपके। कौटिल्य कोश से वर्णित एक प्रकार का वस्त्र। यूनानी लेखक कर्टियस जो है वो कहता है कि श्वेत लोहे की तलवारें का उल्लेख करता है। कौन करता है? कर्टियस करता है। मौर्य काल में लोहे उद्योग जो था वो बड़ा ही विकसित स्थिति में था। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान जो था वो महाश्रेष्ठ कहलाता था। अब हम आगे की जो क्लास है उसमें अशोक के जो अभिलेख हैं, प्रमुख अभिलेख हैं और व्यापारी जो मार्ग है और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।